सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी साफ कर लेते हैं। F1 कोई वर्क वीज़ा नहीं है और OPT कोई अलग वीज़ा बिल्कुल नहीं है। F1 एक स्टूडेंट वीज़ा और स्टेटस है और OPT उसी F1 स्टेटस के अंदर मिलने वाली काम करने की अनुमति है। अगर ये लाइन समझ में आ गई तो आगे की सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। F1 वीज़ा वो स्टैंप है जो आपके पासपोर्ट में लगता है, जिसे आप अमेरिका में एक स्टूडेंट के तौर पर एंट्री मांग सकते हैं। लेकिन अमेरिका में रहने की आपकी कानूनी स्थिति वीज़ा से नहीं बल्कि I-94, सीविस रिकॉर्ड और I-20 से तय होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वीज़ा एक्सपायर हो गया मतलब स्टेटस भी खत्म, जबकि ऐसा नहीं है। आप अमेरिका के अंदर रहते हुए एक्सपायर्ड वीज़ा के साथ भी पूरी तरह लीगल F1 स्टेटस में हो सकते हैं, जब तक आप नियम फॉलो कर रहे हैं। अब इस पूरे सिस्टम को समझते हैं। सीविस एक गवर्नमेंट डेटाबेस है जिसमें आपकी पूरी स्टूडेंट हिस्ट्री रहती है। आपकी यूनिवर्सिटी का DSO यानी डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल वही इंसान है जो सीविस अपडेट करता है और I-20 जारी करता है। I-20 असल में सरकार के साथ आपका अग्रीमेंट है। अगर सीविस खत्म हुआ तो सब कुछ खत्म। F1 वीज़ा का मकसद साफ है, पढ़ाई। काम करना सेकेंडरी और सख्ती से लिमिटेड है। वीज़ा इंटरव्यू में ऑफिसर यही देखता है कि आप असली स्टूडेंट हैं या नहीं, आपके पास पैसे हैं या नहीं और आप नियम मानेंगे या नहीं। नॉन इमिग्रेंट इंटेंट का मतलब ये नहीं कि आप भविष्य में H1B नहीं ले सकते, बल्कि ये कि अभी आपका इरादा पढ़ाई करके नियम के अनुसार आगे बढ़ने का है। F1 स्टेटस बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी है फुल टाइम एनरोलमेंट। बिना DSO की परमिशन के क्रेडिट कम करना, क्लास ड्रॉप करना या ज़रूरत से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास लेना सब रिस्क है। और सबसे बड़ा खतरा है अनऑथराइज्ड काम। बिना अनुमति काम करना F1 स्टेटस खत्म करने का सबसे तेज़ तरीका है। अब काम की बात करते हैं। F1 में 3 तरीके होते हैं: ऑन कैंपस जॉब, CPT और OPT। CPT पूरी तरह स्कूल कंट्रोल करता है और अगर आपने एक ही डिग्री लेवल पर 12 महीने फुल टाइम CPT कर लिया तो आपका OPT खत्म हो जाता है। ये गलती बहुत लोग करते हैं। OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग F1 का सबसे अहम बेनिफिट है। ये आपकी डिग्री से जुड़ा काम करने की अनुमति देता है। स्टैंडर्ड OPT 12 महीने का होता है और इसमें भी आप F1 स्टेटस में ही रहते हैं। OPT के लिए पहले DSO से रिकमेंडेशन, फिर USCIS में I-765 फाइल होती है और उसके बाद EAD कार्ड आता है। EAD की स्टार्ट डेट से पहले काम करना गैर कानूनी है, चाहे ऑफर लेटर हाथ में हो। OPT में एक और ज़रूरी नियम है अनएम्प्लॉयमेंट डेज। पोस्ट कंप्लीशन OPT में आमतौर पर 90 दिन से ज़्यादा बेरोजगार नहीं रह सकते। स्टेम OPT जोड़ने पर कुल 150 दिन मिलते हैं। हर दिन गिनती में आता है, इसलिए ट्रैक करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी डिग्री स्टेम लिस्ट में है तो 24 महीने का स्टेम OPT एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है। एम्प्लॉयर का E-वेरीफाई में होना ज़रूरी है और I-983 ट्रेनिंग प्लान एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है, सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं। अब 2025-26 की बात करते हैं। नियमों में सबसे बड़ा ट्रेंड है ज़्यादा स्क्रूटनी। OPT और स्टेम OPT पर फोकस बढ़ा है। डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग और जॉब मेजर से रिलेटेड है या नहीं, इस पर खास नज़र है। प्रीमियम प्रोसेसिंग मौजूद है, लेकिन फीस बढ़ी है और हर केस में स्पीड की गारंटी नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस को लेकर नियम बदलने की बातें चल रही हैं, लेकिन जब तक फाइनल रूल ना आए पुराने नियम ही लागू है। निष्कर्ष सीधा है, F1 और OPT में ज़्यादातर समस्याएं नियम ना समझने से नहीं बल्कि उन्हें हल्के में लेने से होती हैं। DSO से पहले पूछना, सही समय पर फाइल करना और हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना, यही 2025-26 में सुरक्षित रहने की असली रणनीति है।